नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वाणी में। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट बहादुर सिंह ईमान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टेरी की एक परियोजना पे। तो इसके लिए ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्री जितेंद्र कुमार तिवारी जी। आप सीनियर फील्ड मैनेजर हैं टेरी में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वाणी में। नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, टेरी की तरफ से और मेरी तरफ जितेंद्र तिवारी की तरफ से नमस्कार। सर, अभी हम जिस परियोजना पे बात कर रहे हैं वो है LAPL। यह LAPL क्या है और हम इसे LAPL 2 क्यों कह रहे हैं? अब मैं आपको एक विस्तार से बताना चाहता हूं कि सन 2008 में उस समय भारत में और विश्व के कई जगहों पर, कई देशों पर जो है बिजली की काफ़ी समस्या हुआ करती थी। और ख़ासकर बहुत सारे लोग, माने 1 अरब से ज़्यादा लोगों के पास जो है बेसिक लाइटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, मतलब एक रोशनी की भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उस समय बहुत सारे लोग जो है, जैसा कि हमने बताया कि मतलब काफ़ी लोग जो है केरोसिन से या मिट्टी के दिए से रोशनी के लिए निर्भर हुआ करते थे, या फिर अपनी जो भी एक्टिविटियां हैं वो सूर्य के रोशनी के पहले ही, माने डूबने के पहले ही खत्म कर लिया करते थे। तो इन्हीं को देखते हुए सन 2008 में टेरी ने एक LABL प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स। इसका मतलब है कि 1 अरब लोगों को, 1 अरब घरों में हमको लाइटिंग मतलब रोशनी, बेसिक रोशनी पहुंचानी थी। उसमें जो है अपना भारत और भारत के आसपास के देश और अफ्रीका और ऐसे बहुत सारे देश जो गरीब देश थे जिनके पास बिजली की समस्याएं हुआ करती थी। तो ये 2008 से लेकर के हमने 2015-16 तक ये कार्यक्रम चलाया। काफी सफल कार्यक्रम रहा और हमने कई हजारों गांव को इसमें कनेक्ट किया। और हमारे इसमें कई मॉडल आए जिसमें हम एक सोलर चार्जिंग स्टेशन का मॉडल था, जिसमें हम एक गांव में एक जगह पर चार्जिंग स्टेशन लगाते थे और उससे 50 या लालटेन को चार्ज करते थे। और फिर उसको जो है एक हमारा वहाँ पर विलेज लेवल इंटरप्रेनर होता था, जिससे कि लोग बाग 50 लोग जो है उस लालटेन को ले जाते थे और अपने घर में रोशनी करते थे 4 से 5 घंटे। फिर दूसरा हमारा था माइक्रोग्रिड का। ये जो है लालटेन जो है वो पोर्टेबल थी। माइक्रोग्रिड में जो फिक्स है, जितना जैसे कस्टमर फिक्स हो गया कि हमें लाइट चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे हमने एक जगह पर जो है एक एनर्जी इंटरप्रेनर के पास जो है सोलर पैनल लगा दिए, बैटरी लगा दिया, पूरा सेटअप कर दिया, इन्वर्टर लगा दिया जहां जरूरत है, नहीं तो डीसी सिस्टम है तो चार्ज कंट्रोलर लगा दिया, और उसको जो है गांव में तार के माध्यम से उनको कनेक्शन दे दिया। और वो जो है 4-5 घंटे वहां पर लाइटिंग मिल जाया करती थी। ये सब मॉडल चल रहा था। कि इसके बाद जो है भारत में भी सरकार ने भी इनमें काफी इनिशिएटिव लिया। 14, 15, 16 के बाद इन्होंने, सरकार ने तय किया कि हम अपने सभी गांव में बिजली पहुंचा देंगे। और सौभाग्य योजना के अंतर्गत सरकार ने तय किया कि हम हर घर को कनेक्ट कर देंगे बिजली से। तो 2016-17 आते आते बहुत सारा गांव जो है बिजली से कनेक्ट हो चुके थे। बहुत सारे घर जो है, लगभग लगभग घर जो है सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली से कनेक्ट हो चुके थे। तो जो हमारा उद्देश्य था, बेसिक उद्देश्य था कि हम लोगों को लाइटिंग, बेसिक लाइटिंग पहुंचाए, वो उद्देश्य हमारा 17 तक में कंप्लीट हो चुका था भारत में। और सरकार ने भी इसमें काफी मदद की और हम लोगों ने भी कई हजारों गांव में इसको पहुंचाया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 2017 के बाद जो है सरकार ने लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी। और उनका ये कहना था सरकार का कि हम जो है 18 घंटे बिजली जो है गांवों में उपलब्ध करा रहे हैं या कराएंगे। तो सरकार ने लगभग 18 घंटे, उन्होंने बोला टेक्निकली तो 18 घंटे होगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से लगभग 14-15 घंटे बिजली गांव में पहुंचनी शुरू हो गई। तो जो गांव में पहले 2008 में जो जरूरत थी बेसिक लाइट की, अब गांव में या गांव के घरों में ऐसी बेसिक लाइट की अब जरूरत नहीं रह गई थी। माने हो भी थी तो बहुत कम हो गई थी। तो अब उसके लिए उस तरह के प्रोग्राम की चलाने की जरूरत नहीं थी। तो अब चूंकि हम लोग जो है LABL में काम कर रहे थे और हमारा काफी नेटवर्क बन चुका था, हमारे साथ एनर्जी इंटरप्रेनर काफी सारे जुड़ चुके थे। कई राज्यों में हमारा कार्यक्रम चल रहा था। हमारे पास टेक्नोलॉजी पार्टनर थे, NGO पार्टनर थे, कई लोग थे। तो फिर हमने ये भी देखा कि उसी समय जो है
जो 14-15 घंटे बिजली आ रही थी उसमें से लगभग 3-4 घंटे, 4 से 5 घंटे, कहीं पर 3 घंटे, कहीं पर 5 घंटे का बिजली का कट ऑफ गाँव में दिन के समय में होता था, जब लोग बाग अपने रोजगार का काम करते थे। इसका मतलब कि लगभग सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे के बीच में, जब ज्यादातर हमारे ग्रामीण भारत या आसपास के जो कस्बाई इलाकों में हैं, लोग बाग अपने रोजगार के लिए, आजीविका के लिए काम करते हैं, तो उसमें से लगभग 3 से 5 घंटे की बिजली की कटौती पूरे लगभग गांव में हुआ करती थी या कस्बाई इलाकों में हुआ करती थी। तो बहुत सारा हमारा क्या है कि जो लाइवलीहुड का काम है, जो पारंपरिक लाइवलीहुड का काम है, वो मैनुअल काम होता है, लोग बाग हाथ से ही काम किया करते हैं, क्योंकि बिजली की उपलब्धता नहीं पूरी ढंग से हो पाती थी। कुछ जगह पर लोगों ने बिजली के माध्यम से लाइवलीहुड शुरू करना शुरू किया। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ कि बनारस में जो है मुगल कालीन, माने सदियों पुराने राजा या काफी पुराने समय से साड़ियां बनती आ रही हैं, जिसको हम बनारसी साड़ी भी कहते हैं, और उसमें काफी कला का उपयोग करते हैं, और कारीगर जो है काफी कलात्मक होते हैं, और उनको कई सजावट की साड़ियां बनती हैं। साड़ियों की कीमत भी लगभग 500 से लेकर के कई लाख रुपए तक की होती हैं। तो जो वो बुनकर जो है वहां पर हैंडलूम से पहले साड़ी बनाते थे, तो चूंकि जब हैंडलूम से साड़ी बनाया करते थे तो एक साड़ी बनाने में महीनों महीनों का टाइम लग जाता था। लेकिन उसी बीच में जो है, जो मिल की साड़ियां आने लगी, मिल के कपड़े बनने लगे, जैसे आपके सूरत में, लुधियाना में जब इस तरह के कपड़े आने लगे, उनको वो हैंडलूम की साड़ियां जो है उनको कम्पिटिट नहीं कर पा रही थी, और उनको जो है उनका सेल जो है काफी, माने बिक्री है वो काफी कम होती जा रही थी। तो धीरे धीरे करके माने धीरे धीरे जो है बुनकरों की संख्या कम होती जा रही थी। जो बुनकर हैंडलूम में काम कर रहा था, अब वही बुनकर जो है माइग्रेट करके सूरत या कर्नाटक में जाकर के वहां पर कारीगरी या मजदूरी का काम करने लगे। तो धीरे धीरे जो है लूम कम होते जा रहे थे। तो सरकार ने जब इस तरह का बिजली की उपलब्धता की बात करने शुरू की, कुछ लोगों ने उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया कि हम जो है इसको पावर लूम चला करके साड़ी बना लेंगे। जो साड़ी 1 महीने में बनती है वो साड़ी 1 दिन या 2 दिन में बन जाएगी। तो जब लोगों ने यहाँ पर पावर लूम लगाना शुरू किया, तो चूंकि ये दिन का ही काम था, बुनकर लोग दिन में काम करते थे, बनारस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें लगभग आपको बताया ही कि 3 से 5 घंटे तक की बिजली की कटौती होती थी। जो पावर लूम में एक साड़ी 1 दिन में बन जाती थी, वो साड़ी बनने में 1.25 दिन या 1.5 दिन का टाइम लग जाता था। या फिर आपको रात में काम करना होता था। यदि रात में आपको फिर बिजली का इंतजार करके काम करना होता था, तब आप वो काम कर पाते थे, तो जिससे कि बुनकर की अपनी निजी जीवन भी प्रभावित हो रहा था। फिर दूसरा है कि या तो फिर आप जनरेटर लगाकर, डीजल जनरेटर लगा करके पावर लूम को चलाइए और फिर 1 दिन में साड़ी बनाइए। तो ऐसे कुछ लोगों ने कहा। तो जब आप देखे होंगे, जब पावर लूम चलती है तो पावर लूम में खुद ही इतना, जब उसका शटल चलता है, ताना बाना चलता है, शटल चलता है, तो इतनी आवाज आती है कि उसमें थोड़ा सा, माने आप यदि नए हैं तो वहां पर रहना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उसके ऊपर ही जब जनरेटर चल जाता है, तो जनरेटर भी कोई साइलेंट जनरेटर नहीं हुआ करते थे। जैसे हम लोगों ने घूम करके देखा था कि जो सेकंड हैंड जनरेटर होते थे उसको बुनकर खरीद करके लाते थे और उसको चलाते थे। तो उससे तो आवाज काफी ज्यादा आती ही थी, साथ में आपका प्रदूषण भी होता था, धुआं निकलता था। तो उसको कम, ये सभी लोग जो है उसको लगा भी नहीं रखे थे, फोड़ भी नहीं कर रखे थे। तो ये सब घटनाएं 2017 में हम लोगों ने सब वहां पर देखी बनारस में। तो चूंकि हम लोग एलएबीएल का काम कर ही रहे थे, तो हमारे मन में आया कि हम लोगों ने ये सोचा कि हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं। तो लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि नहीं, ऐसी धारणा थी वहां पर बुनकरों में कि सोलर से क्या मोटर चलेगी, सोलर तो केवल लाइट वाइट जलाने के लिए है, बेसिक चीजें की काम करने के लिए। तो इससे तो इस तरह की मशीनें नहीं चल पाएंगी, लूम नहीं चल पाएगा। फिर हम लोगों ने काफी प्रयोग किया, कुछ लूम को हमने चला करके दिखाया, बुनकरों को चला करके दिखाया, वो लूम चली। फिर हमने डिजाइन बनाया कि कैसे कैसे लूम चलेंगी। फिर हमने कई फंडिंग एजेंसी से कुछ पैसे लाने का प्रबंध किया, क्योंकि इसका कीमत जो है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये लूम लगी हुई हैं, जो बुनकर हैं, उन बुनकरों के पास अपने घर में ही वो लूम लगा के रखे हैं। उनके घर छोटे छोटे होते हैं,
और किसी के घर में 4 लूम है, किसी के घर में 6 लूम है, इस तरह के लूम है। फिर लूम के लगाने के बाद, पावर लूम लगाने के बाद उनके पास स्पेस माने जगह बहुत कम होती है। तो हमारे साथ एक जगह भी ये आई कि जब हम क्योंकि इसमें जब हम बैटरी लगाएंगे तो बैटरी लगाने के लिए हमारे पास जगह नहीं हुआ करती थी। तो ये सब 2017 की घटना की बातें हम कर रहे हैं। तो 2017 में फिर हमने ऐसी बैटरी का इसमें सेलेक्ट किया जिसमें स्पेस काफ़ी कम की ज़रूरत हो, जिसकी एनर्जी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो। तो हम लिथियम बैटरी का इसमें इस्तेमाल किया, जो कि जहाँ पर पावर चलाना है। तो इस लार्ज स्केल में टेरी जो है पहली बार जो है लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया, मैंने उपयोग किया था 2017 में। हमें जो है भारत के अंदर जो है लिथियम बैटरी मिलने में भी काफ़ी परेशानी हुई, उसके वेंडर्स भी बहुत कम थे। खैर हमने उसको ढूंढ करके वेंडर को डेवलप करके इसको हमने स्टार्ट कराया। और पहले हमने कुछ फंडिंग CSR के माध्यम से इसको स्टार्ट किया। तो इसका कीमत भी कुछ ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि इसमें लिथियम बैटरी थी, सोलर था और इसको चलाने का वो था। और हमने ये व्यवस्था ये कर रखी थी कि यदि जब उसका टाइमिंग है, यदि वो 8 बजे से शुरू करता है, 6 या 7 बजे तक शाम को चलाता है, तो उसमें जो है लूम जो है बिजली के कारण नहीं बंद होनी चाहिए। बाकी और दूसरे उसके कारण कमर्शियल का और कोई दूसरे कारण है उसमें बंद हो सकती है, लेकिन पावर के कारण नहीं बंद होनी चाहिए। तो इसको हमने अपने पूरे सिस्टम को 3 मोड में रखा। 3 मोड में ऐसे रखा कि जब सूरज ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो जितनी सूरज ऊर्जा उपलब्ध होती है, पहले लूम जो है सूरज की रोशनी से चलेगा। यदि उतनी रोशनी नहीं है, कम रोशनी है, तो जितनी कम रोशनी है वो फिर ग्रिड से बिजली लेगा, यदि ग्रिड की उपलब्धता है। यदि ग्रिड उस समय उपलब्ध नहीं है तो वो बैटरी से बिजली ले लेगा। और जब दोपहर में या 10 बजे के बाद जब ग्रिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा, माने जब सूरज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा आ जाती है और बिजली काफ़ी ज़्यादा बनने लगती है, तो वो पूरी की पूरी बिजली जो है लूम पर चलती है। जो अतिरिक्त बिजली होती थी उस बिजली को हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। और वही स्टोर की हुई बिजली को जब जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए बादल आ गए या बिजली माने सूरज की रोशनी कम है, तब उस समय हम इस्तेमाल कर लेते थे। और हमारे बुनकर भाई जो है उस समय भी इसका इस्तेमाल कर लेते थे। जैसे किसी के पास ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उनको जो है साड़ियाँ देनी जरूरी हो जाती है, तो रात में भी उनको काम करना पड़ता है, तो वो लोग रात में भी बैटरी के माध्यम से उसको चला लेते थे। यदि हमारे पास बिजली भी नहीं है और सूरज की रोशनी भी नहीं है, तो बैटरी इतनी कैपेबल थी कि 4 लूम पावर लूम को 3 घंटे तक कंटिन्यूअस चला सकती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एक लूम पर जो साड़ी पावर लूम आने के बाद भी बिजली कटौती के बाद 1.5 दिन में बनती थी, वो साड़ी उनकी 1 दिन में बनने लगी। तो लगभग आप ये समझेंगे कि 30 से 50% तक उनके बुनकरों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई थी। और आज के तारीख में आप ये समझिए कि अब हमने बनारस में भी ये किया, फिर हमने इसको रिप्लिकेट किया मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में और महाराष्ट्र के मालेगांव में। और आज अभी तक हमने माने देखेंगे तो लगभग 5000 पावर लूम जो है सोलर एनर्जी से चल रही हैं इन तीनों जगहों को मिला करके। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव था। दूसरा हमने कार्यक्रम चलाया नाव पर। बनारस में अभी आप देखे होंगे कि बनारस के जो घाट हैं 84 घाट हैं, 84 घाटों में जो है गंगा जी नदी निकलती हैं, वहाँ पर नाव चलती हैं। नाव में लोग बाग बैठते हैं, बैठ करके घाटों का दर्शन करते हैं। और कुछ घाटों में जो है आरती भी होती है, तो शाम को लोग बाग जो है आरती भी नाव में बैठ करके दर्शन करते हैं आरती के भी। तो ज़्यादातर बोट या तो हाथ से चलने वाली बोटें हैं या तो फिर डीजल जनरेटर से चलने वाली बोटें थी उस समय जब हम लोगों ने देखा था। तो जो हाथ से चलने वाली बोटें हैं उनके जो बोटमैन है, नाविक हैं, उन लोगों से बात हमने किया तो उनकी मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है। माने वो ये लगभग 1 या 2 राउंड से ज़्यादा वो लोग काम नहीं कर पाते, तो उनका माने काफ़ी इनकम प्रभावित होती थी। जो डीजल जनरेटर से माने जो इंजन वाले बोट हैं उनके साथ समस्या, एक तो प्रदूषण की समस्या, दूसरा जो है समस्या होती है कि वहां से डीजल ले आना, माने तेल ले आना, तेल को फिल करना और फिर उसका मेंटेनेंस करना। ये 2-3 समस्याएं थी कि जब डीजल होता है, जब डीजल जो है इंजन चलता है तो कुछ लीकेज हो जाता है, तो जो डीजल जो है या कुछ उसका मटेरियल जो है गंगा जी के पानी में चला जाता था, जिसके कारण जो पानी तो अशुद्ध होता ही था,
मतलब प्रदूषित होता ही था, साथ में जो उसमें जलीय जीव जंतु हैं उनको भी सरवाइव करने में समस्या आ रही थी। तो इन सब को देखते हुए हम लोगों ने प्रयोग के तौर पर वहाँ पर सोलर चार्जिंग स्टेशन लगाए, घाट में जो है चार्जिंग स्टेशन लगाए। ऐसे हमने 4 घाटों में चार्जिंग स्टेशन लगाए और हर चार्जिंग स्टेशन से हमने 10 नावों को जोड़ा। तो इस तरह से हमने 40 नावों को इसमें कनेक्ट किया और उन नावों में हमने एक प्रोपेलर लगाया और उस प्रोपेलर को चलाने के लिए जो बिजली की जरूरत है उसमें हमने लिथियम बैटरी का उपयोग किया, वही लिथियम बैटरी जिससे हमने पावर लूम चलाया था। तो यहाँ पर हमने लिथियम बैटरी लगा करके प्रोपेलर चलाया। प्रोपेलर से वो 80 माने लगभग आपका 80 घाट से लेकर के वो लोग जो है ये आजकल जो है नमो घाट बन गया है वहां तक नाविक लेके जाते थे और लगभग एक चार्जिंग के बाद वो 2 या 3 ऐसे राउंड वो लोग कर लेते थे। अब जो है और उसको बैटरी को चार्जिंग करने के लिए वो लोग घाट में आते थे। घाट में ही चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ था जहाँ पानी से ऊपर, जहाँ पर बरसात में भी पानी, जो बाढ़ का पानी भी जिससे ऊपर आ जाए, वहाँ पर हमने स्टेशन लगाए हुए थे। और कुछ बैटरियां हमारी स्पेयर बैटरियां थी। मान लीजिए कोई नाविक लेकर जा रहा बैटरी तो उसको वेट माने प्रतीक्षा ना करनी पड़े, वो अपना पूरा लेकर के आएगा। बैटरी ने जो चार्ज बैटरी है उस चार्ज बैटरी को लेगा, पुरानी बैटरी रख देगा, वो चार्जिंग में लगा देगा और नई बैटरी लेकर के जाएगा और उसके बदले में उसको पर चार्जिंग जो है कुछ पैसे देने होते थे, जो कि अलग अलग चार्जिंग स्टेशन का अलग अलग मॉडल था। फिर सरकार ने काफ़ी इसका वो हुआ, सरकार ने इसमें काफ़ी अच्छा देखा। उन्होंने बोला कि आप इसको जो है पूरा का पूरा, तेजी से अनुरोध किया कि आप पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दीजिए। वहाँ का जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हम लोगों के साथ मीटिंग किया, लेकिन वो मैंने हम लोग तो ये सब रिसर्च और प्रयोग के स्तर पर कर रहे थे, तो हम लोग तो धीरे धीरे बढ़ रहे थे इस क्षेत्र में। लेकिन सरकार बहुत जल्दी मैंने कर रही थी कि नहीं आप बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप इसको जल्दी से ही करना है। तो हम लोग थोड़ा सा असमर्थता जता रहे थे, तो सरकार ने फिर उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया सीएनजी से। मैंने पूरे नाव को सीएनजी पंप लगा दिए, सीएनजी मोटर लगा दिया। सीएनजी मोटर से वो सब चलने लगी, सीएनजी इंजन से। और सीएनजी भरने के लिए वहाँ पर घाटों में जो है सीएनजी स्टेशन लगा दिए गए। फिर चूंकि अब वहाँ पर सीएनजी स्टेशन लग जाने के कारण अब हमारा सोलर का उतना उपयोग था नहीं, तो हमने फिर दूसरा जो है प्रयोग चित्रकूट में किया, मंदाकिनी नदी में। वहाँ पर भी हमारे 6 चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं। लगभग 50-60 नाव जो है सोलर से चल रही है। बिल्कुल मॉडल वही है और काफी सफल अभियान में वो चल रही हैं। तो इस तरह के हम लोगों ने और कई इनिशिएटिव लिए। जैसे हमने एक बनारस में ही एक खिलौना उद्योग है, खिलौना लकड़ी के खिलौने बनाते हैं, उनको हम लोगों ने सोलर एनर्जी से एनर्जाइज किया और कई लगभग 200 खिलौना जो कारीगर हैं उसका लाभ ले रहे हैं। इसी तरह से अमेठी या सुल्तानपुर में जो है मूज, एक गोमती नदी के किनारे जो है एक जो है मूज की रस्सी बनाते हैं। तो उस मूज की रस्सी बनाने का जो सरपत घास से मूज की रस्सी बनाने का का काम होता है, जो कि मैनुअल होता था, उसको हम लोगों ने मैकेनाइज्ड करके उसको रिन्यूएबल सोलर से चला करके उनके इनकम को बढ़ाया। तो आज वहाँ पर भी कई कारीगर उसका लाभ उठा रहे हैं। फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया यहाँ पर आपका मुरादाबाद में, जहाँ पर पीतल के बर्तन का निर्माण होता है, वहाँ पर भी हम लोगों ने सोलर एनर्जी का उपयोग किया है। और यहाँ पर आपके झारखंड में हमने सिलाई मशीन गांव क्लस्टर जो है सोलर का उपयोग करके उपयोग किया है। अभी तुरंत ही अभी हम लोगों ने जो है गोरखपुर में जो है टेराकोटा का काम होता है। टेराकोटा एक तरह का मिट्टी है जिससे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, काफी पुरानी कला है। इस कला में कई तरह के आकृति देते हैं, केवल मिट्टी के बर्तन के साथ साथ वो मूर्तियां भी बनाते हैं और आजकल तो ज्वेलरी भी बनाने लगे हैं। तो ये सब काम करने के लिए जो मिट्टी माने हर जगह की मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, वहाँ पर करीब करीब 20 से 30 गांव इस तरह के लगे हुए हैं। तो कुछ जगह पर ही उस मिट्टी का उपयोग किया जाता है और साल में जो है माने कुछ महीने ही उसमें मिट्टी निकाली जा सकती है। तो उस महीने वो मिट्टी निकाल करके रख लेते हैं। फिर उसको जो लोग प्रोसेस करते हैं मिट्टी से फिर बर्तन बनाने का, वो सब मैनुअल प्रोसेस था। तो उसको हम लोगों ने कई जगह पर मैकेनाइज्ड प्रोसेस किया। जैसे मिट्टी को मिक्सिंग करना, पहले तो मिट्टी जो आ गई है मिट्टी कड़ी हो जाती थी, तो उसको जो है पाउडर बनाना पड़ता है।
तो पाउडर बनाने के लिए हम लोगों ने मशीन लगाई कि जिससे कि मिट्टी को क्रैश करके उसको पाउडर बनाया जा सके। फिर उसको जो है मिक्सिंग करना पड़ता है मिट्टी को। तो मिक्सिंग करने के लिए जो हम लोगों ने मशीन लगाई जो कि एक मिक्स करता है। फिर इसी तरह से जो चाक होती थी, पहले आपने देखा होगा आप लोगों ने भी कि गांव में जो है कुम्हार जो है चाक से जो है दिए बनाते थे। इस तरह की चाक था, उसको भी इलेक्ट्रिक चाक माने बिजली से चलने वाली चाक का वो करके वहां पर भी वो लगाया। तो हमने 3 या 4 प्रोसेस को मैकेनाइज्ड किया और उसको चलाने के लिए सोलर सिस्टम्स लगाए गए हैं। ऐसे हमने 2 सेंटर वहाँ पर उपयोग किए हैं, 2 सेंटर चालू किए हैं गोरखपुर में, जहाँ पर 10 महिलाएं एक सेंटर से, 10 महिलाएं एक सेंटर से वहाँ पर काम कर रही हैं। और वहाँ पर भी हमने देखा है कि जो पहले उनका इनकम था लगभग 30% इनकम की उन लोगों की बढ़ोतरी हुई है। तो इस LABL 2.0 प्रोग्राम को चालू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारा परंपरागत आजीविका का संसाधन थे, जो साधन थे जो कि लोग करते आ रहे थे, धीरे धीरे वो विलुप्त होते जा रहे हैं और लोग बाग जो है शहरों की तरफ आ रहे हैं। शहरों की जिंदगी तो सबको पता ही है कैसी होती है। तो LABL 2.0 को चलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार को फिर से, जो परंपरागत रोजगार हैं उनको फिर से पुनर्विकसित करें और उसको मैकेनाइज्ड करें, मैनुअल ना होकर के उसको मैकेनाइज्ड हो, जिससे कि नए युवा भी उसमें प्रभावित हों और उसमें काम कर सके और उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं जिससे कि उनका इनकम बढ़ सके। ये मुख्य उद्देश्य है जी सर। कोई नया बिजनेस या नए छोटे और लघु उद्योग आपसे जुड़ना चाहें और आपसे या आपके इस LABL 2 का हिस्सा बनना चाहें तो वो आपसे कैसे संपर्क करें? क्या आप नए लोगों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं? बिल्कुल, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे हम लोग तो पहले ये देखते हैं कि कोई भी काम, जैसे अभी हमने बताया कि लूम का काम है जहाँ पर साड़ी बन रही है, या टेराकोटा का काम, जैसे आपको हमने गोरखपुर में जो हमारा इनिशिएटिव लिया, और या तो फिर खिलौना उद्योग का काम है, या तो फिर सिलाई मशीन का काम है, या फिर ब्रास वाला का, या रस्सी बनाने का, जहाँ पर कई लोग काम कर रहे हों या कई लोग काम करने के इच्छुक हों, अभी ना भी काम कर रहे हों वो लोग भी इच्छुक हों, ऐसे जो है क्लस्टर हम लोग जुड़ सकते हैं और उनको हम लोग भी बनाना चाहते हैं और उनको हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना है, प्रशिक्षण भी दे करके उनको उनके काम को भी और उन्नत बनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो इसके लिए क्या करना होगा उन्हें? उसके लिए हमसे वो संपर्क करें, जैसे कोई भी संपर्क करेगा जहाँ पर कई क्लस्टर वाइज, जिसमें कई कम से कम 40-50 लोग इस तरह से काम में जुड़े हुए हैं, वो हमको या तो हमारे ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, या टेरी का जो इंस्टाग्राम है वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं और वो अपना काम के बारे में, आइडिया के बारे में बताएं। फिर हमारी टीम जो है, टेक्निकल टीम जो है, उनसे संपर्क करेगी और ये देखेगी कि हम इसको कैसे मैकेनाइज कर सकते हैं और कौन सा बिजनेस मॉडल इसमें उपयोग कर सकते हैं, या टेक्निकली हम कैसे इसको फिजिबल बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे। जी, आपने एक LABL 2 परियोजना के बारे में विस्तृत तौर पर बताया और बहुत सारे छोटे और लघु उद्योग जो गांवों में शुरू हो रहे हैं वो मिलकर आपके साथ जुड़ सकते हैं और क्लीन एनर्जी के माध्यम से वो परमानेंट एनर्जी सोर्स प्राप्त कर सकते हैं और अपने छोटे छोटे लघु उद्योगों को फिर से और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ये LABL 2 का उद्देश्य है और ये परियोजना आप चला रहे हैं। कोई एक संदेश जो आप श्रोताओं तक और हमारे लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? हमारा तो संदेश मैंने टेरी का यही मानना है कि जो रोजगार है, रोजगार को हम निचले स्तर तक पहुंचाएं, लोगों को शहर आने की जरूरत ना पड़े, उनको गांव में ही रोजगार मिल सके और उस रोजगार को चलाने के लिए जो बिजली की जरूरत है उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से उनको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि क्लीन एनर्जी होगी। उम्मीद करते हैं यह परियोजना सफल हो। परियोजना के अन्य उपक्रमों को जानने के लिए हम बीच बीच में आपसे संपर्क करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नमस्कार सर।